जय हिंद भाई। नमस्कार सभी को। खुश रहो भाई सभी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ओके हो गए भाई। तो आज ना हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं समास, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर एचएसएससी स्टाफ नर्स, ग्राम सचिव और एसटेट, जिसका एसटेट है 2021 में 2-3 जनवरी का, उनके लिए। और अगर कोई भी पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी समास का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने भी पेपर में देखा होगा क्वेश्चन समास से जरूर आता है, और ऐसा नहीं कि सभी ब्लैंक है। जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा ना कंपटीशन की, तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई ब्लैंक है, बिल्कुल समास के बारे में पता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा करें हम, क्योंकि अगर डेफिनेशन की बात करूँ ना मैं कि समास की डेफिनेशन क्या है, तो जो 6 के 6 समास है, जो मुख्य 6 समास है, वो 2-2 लाइन में डेफिनेशन उनकी खत्म हो जाती है। बात आती है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स की, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्ट करते भाई, समास क्या होता है। सबसे पहली बात, समास का मतलब होता है पास बिठाना। किसको पास बिठाना? शब्दों को पास बिठाना। ठीक है जी। जब 3 से 4 शब्द थोड़े अलग अलग करके लिखे हुए होते हैं और उनको हम एक संक्षिप्त रूप दे देते हैं, तो उसी को समास कहा जाता है। ठीक है जी। कुछ सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ऐसे वर्ड लिखा है कि महान है जो पुरुष। अब ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं भाई। अगर इस लाइन को मैं लिख दूं महापुरुष, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा समस्त पद। इसे हम क्या कहते हैं भाई? ये हो गया जी समस्त पद। यानी कि मैंने क्या कर दिया, इतने सारे शब्दों को शॉर्ट में लिख दिया। यही काम करता है समास। इसने भाषा में एक चमत्कार सा कर दिया। यानी कि जो हम कई कई सारे शब्द बोलते थे उनको शॉर्ट में ला दिया। और आज के समय पर वैल्यू किसकी है? शॉर्टकट की वैल्यू है। सबको अपना समय जो है वो बचाना है। तो इसीलिए मैं किसी को बोलूं कि महान है जो पुरुष, वो बोलेगा भाई सिंपल नहीं बोल सकते आप, वो बोल दो भाई सिंपल सा महापुरुष। या मैं कहूं कि भाई महान है जो विद्यालय उसमें गई थी, सिंपल बोल देंगे जी, बोल दो महाविद्यालय में गई थी। तो जो ये अधिक शब्द लिखे हुए हैं, जब हम इनको संक्षिप्त रूप में ले आते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम? समास। ये क्या हो गया भाई हमारा? समास। समास को हम क्या कहते हैं? समास एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है जी। ये जो शब्द निकल के आया मेरे पास, ये समस्त पद, मैंने क्या किया? इसमें समास कर दिया। समास का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसमें हम कई सारे शब्दों को शॉर्ट में लिखते हैं। समास समय की बचत करता है, समास जगह की बचत करता है, और समास होने वाले खर्च की। जैसे कि अब देखो, इतना सारा लिखने में जो समय खराब हो रहा था वो बचा लिया, इतनी सारी जगह को इसने सेव कर लिया, और इंक का खर्चा बचा लिया। तो इतना फायदा करता है भाई समास। ठीक जी। तो समास एक प्रक्रिया है जिसका मतलब क्या होता है? पास बिठाना। ये हमने पास बिठा दिया। इसको तो हम बोलते हैं समस्त पद। ये क्या कहलाएगा? अपना समस्त पद। और जो ये खुल के लिखा हुआ है इसको बोलते हैं समास का विग्रह। ठीक है जी। जब हमसे शब्द दिया जाता है एग्जाम में, तो वो मान लो लिख देगा आपको महापुरुष। एक तरीका प्रश्न पूछने का कि इसका विग्रह करके दिखाइए, तो विग्रह इस तरह से होगा, महान है जो पुरुष। और दूसरा तरीका क्या होगा भाई? ये बताओ कि जो महापुरुष है उसमें कौन सा समास है। ठीक भाई। तो अभी हमने छोटी सी बात सीखी है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम जब भी समास पढ़ते हो तो हम कहते हैं पहला पद प्रधान, दूसरा पद नहीं है प्रधान, या पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद नहीं है। तो ये क्या चीज है? जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये एक शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें जो ये लिखा हुआ है महा, ये पहला पद, इसको हम पहला पद क्या देते हैं? पहला पद। या हम इसको कह देते हैं भाई पूर्व पद। या मैं इसको क्या कह सकती हूं? मैं इसको कह सकती हूं पूर्व पद। चाहे पहला पद कह दो, चाहे पूर्व, या फर्स्ट हम कह सकते हैं। और ये दूसरा क्या हो गया भाई? पुरुष। इसको हम क्या कहेंगे भाई? दूसरा पद। और हो सकता है इसके लिए कहीं आपको ये भी मिल जाए उत्तर पद। ठीक जी, उत्तर पद। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं भाई कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें 3 पद भी होते हैं। आपने सुना हो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें 3 पद होते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा महाविद्यालय। ये देखो शब्द लिखा मैंने महाविद्यालय, इसमें 3 पद हो गए, एक महा, एक विद्या, एक आलय।
अब आपको तो आपने तो जितने भी समास पढ़े हैं उसमें कभी सीखा ही नहीं कि भाई किसी में 3 पद भी होते हैं, पहला पद दूसरा पद। तो पढ़ना हमने ऐसी है, परंतु ये एक नॉलेज के लिए कि भाई 3 पद भी होते हैं। अगर इस तरह का शब्द लिखा हो तो आप इसके 2 ही हिस्से बनाएंगे, एक महा और दूसरा विद्यालय। महान है जो विद्यालय, ऐसे नहीं कि भी विद्यालय को भी अलग करेंगे, क्योंकि विद्यालय के लिए भी कौन सा समास होता है, विद्या के लिए आल्य। सिंपल विद्यालय लिखा होगा तो आप बोलेंगे विद्या के लिए आल्य, ये समास का विग्रह हुआ। महाविद्यालय लिखा हुआ है तो महान है जो विद्यालय। बात समझ में आई भाई? तो यहां पर अगर इस तरीके से 3 वाला पद में मिले तो हम उसके 2 ही भाग करेंगे, एक महा और एक विद्यालय। क्लियर भाई? अब एक बात और एग्जाम में पूछा गया, समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम याद रख लेना, समास का विलोम क्या होता है भाई? व्यास। समास का मतलब तो आपको पता है भाई, इकट्ठा कर देना संक्षिप्त में, और व्यास खुला कर देना। ठीक जी, तो याद रखना कभी भी समास का विलोम ना आप विग्रह ना लिखना, समास का विलोम क्या आएगा जी? व्यास। तो कुछ चीजें सीखी हमने, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवाने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि ग्राम सचिव का पेपर बहुत ही नजदीक है, बिल्कुल भाई। एस्टेट बिल्कुल नजदीक है, स्टाफ नर्स बिल्कुल नजदीक है, और सभी में ये पेपर में क्वेश्चन हमारा बनता है समास का। ठीक है, और ये टॉपिक लंबा है और मैं सोच रही हूँ कि भाई एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं, देखते हैं भाई। ठीक जी, तो ये होगी हमारी बात, समास का विलोम व्यास। समास का मतलब होता है पास बिठाना। समास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कई सारे शब्दों को शॉर्ट में दे देते हैं। ये जो कई सारे शब्द लिखे हुए हैं इन्हें विग्रह कहते हैं, और इसको जो हमने बनाया इसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद। ठीक जी, ये क्या बना दिया हमने? समस्त पद। और फिर समस्त पद में 2 पद होते हैं, ये वाला पहला पद और दूसरा वाला दूसरा पद। पूर्व पद भी कह देते हैं हम, उत्तर पद भी कह देते हैं। अब एक कमाल की बात और बताती हूँ मैं आपको, सुनो भाई। जो ये हमारा समस्त पद होता है ना, ये जो समस्त पद हमारे पास आया, जैसे कि महापुरुष, ये दोनों शब्द भी हो सकते हैं। पहला भी शब्द होगा, दूसरा भी शब्द भी हो सकता है। एक शब्द दूसरा प्रत्यय भी हो सकता है। ठीक जी, एक शब्द और दूसरा प्रत्यय भी हो सकता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल और, जैसे कि हाँ, एक भाई अव्यय हो सकता है और दूसरा शब्द। जैसे कि मैं आपको 4 एग्जाम्पल मैंने स्पेशल निकाले हैं, वो बता देती हूँ कि क्या मैं बात आपको कह रही हूँ। देखो भाई, एक शब्द हमारे पास है स्नान घर। देखो ये शब्द है जी स्नान घर, तो स्नान भी शब्द होता है और घर भी यहां पर शब्द होता है, यानी कि 2 शब्द मिलाकर भी एक समास बनाया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, तो इसके अंदर ये प्रति उपसर्ग है और ध्वनि क्या है? शब्द। कहने का मतलब है कि जो समस्त पद बनता है वो 2 शब्द से भी बन सकता है, वो एक उपसर्ग एक शब्द से भी बन सकता है, और एक शब्द और एक प्रत्यय से भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं शब्द दूं आपको, ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक, तो ध्यान यहां पर शब्द है और पूर्वक क्या है? यहां पर प्रत्यय है। कुशलता पूर्वक, प्रत्यय। बात समझ में आई भाई? समस्त पद में दोनों शब्द भी हो सकते हैं, यानी कि समस्त पद 2 शब्द से जुड़कर बन सकता है, एक उपसर्ग एक शब्द से बनकर जुड़ सकता है, एक शब्द और एक प्रत्यय से बन सकता है। बात समझ में आई भाई? यहां हमारी बात क्लियर हो जाती है कि भाई समास क्या चीज है। समास एक प्रक्रिया है जिसमें कई सारे शब्दों को हम शॉर्ट करते हैं। अब बात आती है समास के कितने प्रकार हैं। तो एग्जामिनर ने आज तक कभी ये नहीं पूछा कि ये बताओ भाई समास के 4 प्रकार है, 6 प्रकार है, क्योंकि कुछ किताबें जो हमारी ओल्ड किताबें हैं ना वो 4 प्रकार बताती है, फिर आज की जितनी भी लेटेस्ट बुक्स हैं वो सभी की सभी 6 प्रकार बताती है। तो कोई किताब में किसी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आया कि 4 लगाओगे या 6 लगाओगे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में सभी किताबें 6 ही बताती है। अब ये जो 6 प्रकार जो आपने सुने होंगे, अव्यय भाव समास हो गया, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, क्रमधारय समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, आज इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई अब समास के प्रकार में। ठीक जी, तो समास के कुल हम कितने प्रकार करेंगे भाई? 6 प्रकार करेंगे। देखो भाई एक बात सुना दूं मैं आपको, ये जो 6 प्रकार है ना ये अपने HSSC HTET इन सब के लिए जरूरी, मगर HTET की अगर मैं बात करूं ना तो HTET में तत्पुरुष समास के भी 5 प्रकार हैं। तत्पुरुष समास के भी 5 प्रकार है, वो पूछे जाते हैं। तो मैं जो अगली वीडियो जो बनाऊंगी वो सिर्फ ऐसे लिखूंगी भाई समास स्पेशल HTET। ठीक जी,
ये जो हमारी वीडियो बनेगी वो सभी के लिए बनेगी, जो एस्टेट के लिए भी है, स्क्रीनिंग के लिए भी, ग्राम सचिव के लिए भी, स्टाफ नर्स के लिए भी है, क्योंकि एस्टेट में ही बस एक एग्जाम एस्टेट, उसी में कुछ ज्यादा डीप में पूछते हैं, बाकी किसी में नहीं पूछते भाई डीप में, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे वो डीएसएसबी का हो, और किसी में नहीं पूछते। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो समास में कह रही हूं भाई 6 प्रकार का होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, ठीक जी। दूसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास। तीसरा होता है भाई द्वंद्व समास, द्वंद्व, देख रहे हो आप, स्पेलिंग देखना, द के नीचे भी व है और दूसरे द के नीचे भी व है, द्वंद्व समास। फिर चौथा होता है भाई कर्म धारय समास। फिर पांचवा बहुव्रीहि, आप इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख ले, बहुव्रीहि नहीं होता, ब्र ब नहीं आएगा, बहु ब्र नहीं होता, ब्र बहुव्रीहि। फिर भाई छठा नंबर लास्ट का तत्पुरुष समास। ये 6 समास हमने पढ़ने भाई आज, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अव्यय भाव समास से। अब अव्यय भाव समास से स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात सुन लो भाई, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, और अव्यय भाव समास की ना बच्चा बड़ी गड़बड़ कर जाता है, पहचान में गड़बड़ कर जाता है, जितनी हो सकती है ना पहचान वो बता रही हूं मैं आपको। सुनो, अव्यय भाव समास जैसा कि नाम है अव्ययी, अ का मतलब होता है नहीं, व्य का मतलब होता है खर्च, अव्ययी अव्यय से बना हुआ है, अव्यय से। अव्यय क्या होता है पहले मैं आपको यह बता दूं, अव्यय वो शब्द होते हैं, अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर ना तो लिंग का, ना वचन का, और ना ही काल का और कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। अव्यय और अविकारी, आपसे प्रश्न पूछते हैं विकारी और अविकारी शब्द बताओ, तो विकारी क्या हो गए, जिनमें इनका प्रभाव पड़ेगा, अविकारी विकार नहीं आएगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे कि मैंने शब्द लिखा भाई किताब, मैं बोल रही हूं भाई शब्द किताब। अब किताब शब्द आपसे पूछे बताओ भाई अविकारी है या ये विकारी है, तो देखो किताब पर वचन का फर्क पड़ता है। अगर मैं एक किताब बोल रही हूं तो किताब आएगा, अगर मैं 2 बोल रही हूं तो क्या बन जाएगा, ये किताबें। तो ये किस प्रकार का शब्द हो गया, ये किस प्रकार का, जिसमें विकार होता है, विकार होगा तो वो विकारी शब्द होगा। और अगर नहीं होगा, जैसे कि मान लो मैं शब्द बोलूं आपको आज, आज, अब देखो जो ये आज शब्द है इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम आज आया, लिंग बदल दूं सीता, सीता आज आई, तो आज पे इफेक्ट पड़ा, आज का आज ही बना नहीं। अगर मैं कहूं वह आज आएगा तो भी आज है, अगर मैं कहूं वे तो भी आज है नहीं बनेगा आज, तो ये आज शब्द कैसा हो गया, अव्यय हो गया, अविकारी हो गया। जितने भी क्रिया विशेषण होते हैं, जितने भी क्रिया विशेषण होते हैं वो सारे के सारे अव्यय होते हैं। अपनी ये बात यहां से नोट कर लेना, बहुत जरूरी बात है भाई। जितने भी क्रिया विशेषण होते हैं वो सारे के सारे अव्यय होते हैं, ठीक भाई। अभी इसके बारे में और अच्छे से बाद में पढ़ लेंगे, अब आगे चलते। देखो अव्ययी भाव समास हम पढ़ रहे हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है, सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है, एवं अव्यय होता है। अब ऐसे लिखा होता है, अब आपको अव्यय ही नहीं पता तो फिर आप कैसे बताओगे भाई समास, आप ये बताओ, आपको अव्यय ही नहीं पता, अव्यय क्या, जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आज है, कल है, परसों है, दिनों दिन है, रोज है, धीरे धीरे है, जल्दी जल्दी है, यथा है, ये अव्यय होते हैं, ठीक जी, जिन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लिंग वचन काल का। तो डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं अव्यय भाव समास की, कि पहला पद प्रधान एवं क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक जी, पहला पद प्रधान होगा और अव्यय होगा। दूसरी भाई बात, आपने सिर्फ यही डेफिनेशन पढ़ी हो, परंतु ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी बात क्या है कि जब दोनों पद समान होंगे, दोनों पद जब समान होंगे, समान आप ऐसे लिख लो, सेम होंगे ना, तब भी अव्यय भाव समास होता है, क्योंकि वो पूरा ही अव्यय बन जाता है।
जब दोनों पद एकदम समान होंगे, बिल्कुल सेम सेम होंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगी अभी, ठीक है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं खास, ये आप अपनी नोट करके लिख लेना, नोट करके आपके लिए फायदा करेगा कि जिस भी शब्द में शुरुआत प्रति से हो रही हो, ठीक है, शुरुआत अनु से हो रही हो, प्रति से हो रही हो, अनु से हो रही हो, स से हो रही हो, नी से हो रही हो, यथा से हो रही हो, आ से हो रही हो, ठीक जी, ये कुछ पहचान मैं आपको बता रही हूं, वो अव्ययी भाव समास होगा। ये बड़ी काम लाएगी आपकी, बहुत काम देगी आपको। ये प्रति होगा, अनु होगा, स होगा, नी होगा, यथा होगा, आ होगा, वो अव्ययी भाव समास होगा। अब आ जाओ भाई एग्जाम्पल्स पे। अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो देती हूँ मैं, देखो भाई। अब आती है इनके एग्जाम्पल्स की। सबसे पहली जो मैंने ये आपको डेफिनेशन लिखी, मैंने कहा भाई पहला पद प्रधान होता है और क्या होता है, अव्यय होता है। पहला पद प्रधान के एग्जाम्पल देखो, मैंने शब्द लिख दिया भाई कुशलता, कुशलता पूर्वक। अब ये आपके पास यहाँ पर दो पद मिल गए भाई, एक कुशलता, दूसरा पूर्वक। तो अब देखो पूर्वक मतलब क्या है, पूर्वक मतलब होता है के साथ, पूर्वक मतलब होता है के साथ। अब इसमें प्रधान, मैं बोलूं के साथ, क्या भाई के साथ, किसके साथ, कुशलता के साथ, कुशलता इसमें प्रधान है। तो जिसमें पहला पद प्रधान होगा वो क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। और ये पूरा जो ये हमारे पास समस्त पद आया, ये क्या है, अव्यय है। ये कुशलता पूर्वक क्या है, अव्यय है। देख लो, अगर मैं कहूं राम कुशलता पूर्वक पढ़ता है तो भी ठीक है, अगर मैं राम की जगह सीता करूं तो भी कुशलता पूर्वक रहेगा, पूर्वक ही नहीं बनेगा वो, ठीक है भाई। कुशलता वर्ड भी अब उसमें आ जाएगा, क्या करिए, कुशलता पूर्वक वर्ड जो है वो किस में आ जाएगा, अव्यय में। मतलब कि ना तो इस पे लिंग का प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मैं वह कुशलता पूर्वक पढ़ता है, अब वचन बदल दूं, वे कर दूं, तो क्या कुशलता पूर्वक हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, पहला पद प्रधान है और ये क्या बन जाता है पूरा, ये अव्यय होता है, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता इस पे। इसी प्रकार देखो ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ, क्या प्रधान हो गया इसमें, ध्यान। ऐसे ही देखो सेवार्थ, सेवार्थ क्या होगा भाई, सेवा अर्थ मतलब होता है के लिए, अर्थ मतलब होता है के लिए, सेवार्थ सेवा के लिए। बात समझ में आ रही है, इसमें क्या हो रहा है भाई, पहला पद प्रधान हो रहा है और क्या है, ये पूरा अव्यय है। ये बात हुई हमारी भाई पहले की बात। अब दोनों पद जब सेम होंगे तब भी कौन सा हो गया, अव्यय भाव समास होगा। अभी और भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी भाई, एक मिनट सुनो, आप एग्जांपल ही करने होते हैं समास में। डेफिनेशन तो ये 3 पॉइंट है, खत्म, ज्यादा से ज्यादा आपने एग्जांपल ही करने हैं। अब देखो दूसरी बात आती है भाई, दोनों पद बिल्कुल सेम होंगे, दोनों पद सेम, जैसे कि घर घर, घर घर लिखा हुआ ना इस तरीके से, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। इसको देख कई बच्चे द्वंद्व समास लगाते हैं, बीच में विभाजक चिन्ह देख लेते हैं, द्वंद्व समास है, ठीक जी। ये जब दोनों बिल्कुल सेम होंगे, घर घर, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, कानों कान, कानों कान, दिनों दिन, ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास हैं। बहुत कम ऐसी किताबें हैं जो ये डेफिनेशन दे रही है, दोनों पद जो जब सेम होंगे ना, बिल्कुल सेम होंगे, तब भी अव्ययी भाव समास होगा। जल्दी जल्दी, बार बार, धीरे धीरे, वो सब किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास में। तो हमने एक डेफिनेशन सीखी, क्या, पहला पद प्रधान होकर अव्यय होगा, ठीक है, जैसे कुशलता पूर्वक हो गया, ध्यान पूर्वक हो गया। दूसरा हमने क्या सीखा, जिसके अंतर्गत दोनों पद सेम हो जाएंगे ना, वो भी अव्ययी भाव समास होगा। और तीसरा जो ये पॉइंट दिया ना मैंने, ये बड़ा फायदा करेगा भाई। आप देखो, अब इसका तीसरा पॉइंट और देख लो। तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई, प्रति, अनु, स, नी, यथा, आ, जो भी शब्द बने। अब मैं यहां पढ़ रही हूं, देखो, प्रति से प्रति व्यक्ति शब्द आ जाए आपके पास, प्रति व्यक्ति शब्द आ जाए तो कौन सा समास होगा उसके अंदर, अव्ययी भाव। अनु से अनुरूप आ जाए तो कौन सा समास होगा भाई, उसमें अव्ययी भाव। स से सकुशल आ जाए तो अव्यय भाव। नी से निडर आ जाए, अव्यय भाव समास। यथा से यथाशक्ति आ जाए, ये यथाशक्ति तो बहुत बार पेपर में पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अव्यय भाव समास। आ से आजन्म आ जाए, अव्यय भाव समास।
देख रहे हो। अब देखो प्रति से मैं आपको कई सारे वर्ड पढ़ दूं। फॉर एग्जाम्पल प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति माह, प्रति वर्ष, प्रतिशत, प्रत्येक। प्रत्येक, अब प्रत्येक में संधि विच्छेद होगी, प्रति प्लस में एक। तो प्रति देखते के साथ ही हम कौन सा समास लगाएंगे, अव्यय। अब देखो मैं और पढ़ूंगा आपको इसके। निडर के नी से निडर, नी कम्मा नी भय, निर्भय सॉरी निर्विकार, निर्विघ्न, निर्विराद और निगोड़ा, निरोग, निरस, निरंद, ये सब नी से आ जाएंगे। तो कौन सा समास हो जाएगा इसके अंदर, अव्ययभाव समास। और अच्छा एक और आपको बता देती हूँ, एक और रह गया भाई बे। बे से बेपना, बेधड़क, वो भी अव्ययभाव समास होंगे। और यथा से बताऊं, यथा शक्ति, यथा मति, यथा विधि, यथा संभव, यथा क्रम, यथा स्थिति, यथेचित, यथा शीघ्र, यथा साध्य, यथा योग्य, यथा समय, यथा अनुरूप, यथार्थ। यथार्थ क्या होता है, जैसा वास्तव में अर्थ है, यथार्थ। ये रहा यथा का यथार्थ। यथार्थ मतलब सच। कहते हैं ना भाई, इस फिल्म में यथार्थ दिखाया गया, बिल्कुल ट्रुथ दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है जी, ये हो गए। अब आ से देखो, आ मरण, आ जीवन, आ जन्म, आ कंठ, आ सेतु, आ जानुबाहु, आ बाल वृद्ध। देखो सारे अ से। और स से मैं बताऊं, सप्रसंग, सक्षम, सकुशल, सपरिवार, सशर्त, सोधारण, सादर, ये सारे के सारे किससे हो गए भाई, स से। तो अब इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद क्या आपका अव्ययभाव समास का निकल सकता है, नहीं निकलेगा। ठीक जी, यहां पर हमारा अव्ययभाव समास हो जाता है कंप्लीट। ठीक, और इसको रिपीट करके देख लेना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला समास है द्विगु समास। ठीक है जी, देखो मैं आपको बताऊं, द्विगु मतलब क्या है, दो गायों का समाहार, ये होता है भाई द्विगु का मतलब। द्विगु, द्वि मतलब दो, और यहां पे गाय के लिए वर्ड आया है भाई, ये दो गायों का समाहार। एक वर्ड में डेफिनेशन, पहला पद संख्यावाचक। पहला पद क्या होगा जी, संख्यावाचक। पहला पद अगर गिनती होगा तो वो द्विगु समास होगा। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अब इसके एग्जाम्पल देखो, दो पहर, ये गिनती आ गई भाई, दो। चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह, दो पहरों का समूह। चौराहा क्या होता है, चार राहों का समूह। और दो पहर क्या होगा, दो पहरों का समूह। तो देख लो भाई आगे क्या आ रहा है भाई, गिनती आ रही है। इसी प्रकार देखो भाई शताब्दी, ये शताब्दी शुद्ध अशुद्ध में ही पूछा जाता है। शत का मतलब क्या होता है, सौ। कहते नहीं किसी को शत शत प्रणाम है, सौ सौ बार प्रणाम है। शत का मतलब हो गया सौ, और अवधि का मतलब क्या हो गया भाई, वर्ष, यानी कि 100 वर्षों का समूह। क्या हो गया भाई, शत या 100 वर्षों का समूह लिखेंगे ऐसे हम, 100 वर्षों का समूह, ये होगा भाई शताब्दी के अंदर। ठीक जी, शत आ रहा है। एक वर्ड और बताऊं मैं आपको, एक होता है सहस्राब्दी। अब ध्यान से देखना, स के नीचे मैंने पहले ही बताया इस तरह से र लगता है, जैसे क के नीचे र लगता है, प के नीचे र लगता है, ह के नीचे भी र लगता है। ऐसे ही जब हम स लिखते हैं ना, स के नीचे र लगता है। स्रोत होता है ना कि स्त्रोत, ये शुद्ध शब्द है। और स्त्रोत कुछ भी नहीं होता, स्त्रोत कुछ भी नहीं होता। क्या होता है जी, स्रोत। तो सहस्राब्दी, सहस्र का मतलब होता है हजार, अवधि का मतलब क्या होता है, वर्ष। हजार अवधियों का समूह। बात समझ में आ रही है, जहां पहला पद गिनती आ रहा है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बोल के पढ़ती हूँ, सुनो एक मिनट। इसके एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ देती हूँ, द्विगु समास के एग्जाम्पल। हाँ जी, देखो, दुराहा, दो राहों का समूह। दुअन्नी, दो आनों का समूह। त्रिगुण, तीन गुणों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। ठीक भाई। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह। तिराहा, तीन राहों का समूह। तिकोना, तीन कोनों का समूह। फिर चौकोर, चार कोनों का समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह। देख रहे हो भाई, ये अठन्नी चवन्नी जो है अपनी, वो द्विगु समास में आएगी। अठन्नी चवन्नी किस में आएगी जी, द्विगु समास में। अठन्नी चवन्नी, ये ज्यादा मैं आपको बोल रही हूं, अगर जो अच्छा बच्चा होगा ना वो इन्हें लिख लेगा।
ठीक है, पॉज कर करके लिख लेगा इन्हें। अगर आपके पास किताब है तो बहुत बेटर है, किताब तो खरीदनी चाहिए भाई। फिर देखो, पंच पात्र 5 पात्रों का समूह, पंचरात्र 5 रातों का समूह। फिर उसके बाद भाई देखो, पंचामृत 5 अमृतों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्तपदी 7 पदों का समूह, सतरंग 7 रंगों का समूह। फिर भाई नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह। फिर अगर आ जाए दशाब्दी, अगर देखो शताब्दी सुना, सहस्राब्दी सुना आपने, अगर आ जाए दशाब्दी तो 10 अब्दियों का समूह। बात यहां पर होगी भाई क्लियर। अठन्नी चवन्नी जो है वो किस में आ जाएगी भाई, द्विगु समास में। नेक्स्ट समास पे चलते हैं, इसके बाद आता है जी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अब देखो भाई, बहुव्रीहि होता है, बहुव्रीहि, यहां व्री नहीं आएगा, यहां इस तरह से लिखा होता है, गलत लिखा होता है बिल्कुल भाई, आप याद रखें इस बात को, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। बहुव्रीहि समास होता है। अब सुन लो भाई बहुव्रीहि, इसके बाद मैंने बहुव्रीहि क्यों लिया, जानबूझ के लिया। बहु का मतलब बहुत सारे, बहु का मतलब है यहां पर बहुत सारे, और व्रीहि का मतलब क्या है भाई, व्रीहि का मतलब है धान, व्रीहि का मतलब है धान, बहुत सारे धान। अब यहां पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा, आपको मैं बताऊं, बहुव्रीहि बोला जाता है किसान को, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो बहुव्रीहि किसको बोलते हैं, हम किसान को बोलते हैं। ठीक जी। तो अब देखो, ना तो बहुत सारे प्रधान, ना धान प्रधान, शब्द किसके लिए प्रधान हो गया, किसान के लिए। जो हमारा समास का वर्ड दिया गया, जैसे कि अव्यय भाव समास है, तो नाम जो है वही काम है, अव्यय, उसके अंदर अव्यय की बात जरूर हो रखी है। अब जैसे द्विगु नाम है, द्विगु जो है वो अपने ही समास का खुद एग्जाम्पल है, द्विगु 2 गायों का समूह। ठीक जी। और बहुव्रीहि अपने ही समास का खुद एग्जाम्पल है। क्या होता है बहुव्रीहि समास, जिसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, ये पूरा शब्द किसी तीसरे को इंडिकेट करता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। तो यहां पर ना बहुत सारे प्रधान, ना इसके अंदर धान प्रधान, क्या प्रधान हो गया इसके अंदर भाई, किसान प्रधान हो गया, तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है जी। जो ये पूरा का पूरा समस्त पद है वो किसी और की तरफ इशारा करता है। जैसे कि देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके, मैंने लिखा भाई त्रिनेत्र। अब देखो भाई, 3 देखकर, गिनती देखकर, हमने भी पढ़ा है द्विगु समास गिनती होगा। अब मैंने गिनती देखा, गिनती देखते मेरे दिमाग में आएगा भाई तो द्विगु गया, परंतु त्रिनेत्र किसको कह रहे हैं हम, 3 नेत्र हैं, जिसके त्रिनेत्र हम कह रहे हैं भाई शिव को, भगवान शिव को। तो ना इसमें पहला पद प्रधान, ना इसमें दूसरा पद प्रधान, ये पूरा शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है, शिव को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए किस में चला जाएगा भाई, ये बहुव्रीहि समास में। ऐसे देखो और एग्जांपल, दशानन। अब 10 फिर से गिनती आ गया, बच्चा सोचा भाई द्विगु समास, भाई द्विगु नहीं आएगा। 10 है आनन, जिसके आनन मतलब होता है सिर, या हम कह सकते हैं आनन मतलब होता है मुख। दशानन किसके थे भाई, दशानन रावण के थे। अब हम 10 आनन नहीं सोचते कि उसके 10, हमसे दशानन रावण के बोलते भाई। तो ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान शब्द किसी तीसरे के लिए फिक्स हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। और एग्जांपल देखो भाई, दशानन हो गया गिनती वाला, एक होता है चतुरानन। चतुरानन, 4 आनन किसके हैं, 4 आनन ब्रह्मा जी के हैं। एक जो आनन है ना वो उनका पीछे वाला वो दिखता नहीं है भाई, 4 आनन है ब्रह्मा जी के। चतुरानन, चतुर है जिसके आनन। फिर उसके बाद पंचानन, 5 है जिसके आनन, हनुमान जी के लिए, पंचमुखी हनुमान आपने सुना भी हो, उनकी तस्वीरें आते हैं पंचमुखी की, तो पंचानन हनुमान जी के लिए आ जाता है, 5 है आनंद जिसके। फिर एक याद रखना जी, षडानन। षडानन क्या होता है, षड मतलब 6, षड मतलब क्या होता है, 6 आनंद किसके थे भाई, कार्तिकेय के थे। आप देख रहे हो, एक याद कर लेना, जितने भी भगवानों के नाम आ जाएंगे ना वो सारे बहुव्रीहि समास में आएंगे, सब भगवानों के नाम। अब उसके टुकड़े होने चाहिए, कहीं आप शिव, शिव में भी समास है ना जी, मतलब कि टुकड़े होने चाहिए उसके, तब मैं कहूंगी उसको। ठीक जी। अच्छा और एग्जाम्पल देखो भाई, वीणा पाणी। वीणा पाणी, वीणा मतलब वो बजाने वाली वीणा जो किसके हाथ में होती है,
सरस्वती के हाथ में होती है, सरस्वती माँ के हाथ में होते हैं भाई। पानी मतलब होता है हाथ, ये पीने वाला पानी नहीं है, ठीक जी। तो वीणा पानी किसको कहेंगे हम? वीणा पानी सरस्वती जी को कहेंगे। तो सरस्वती के लिए फिक्स है, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, किसके लिए आएगा? सरस्वती के लिए आएगा बहुव्रीहि समास। एक भाई रेवती रमन, ये पेपर में पूछा गया था, रेवती रमन। देखो रेवती है कौन? बलराम की पत्नी, बलराम श्री कृष्ण के भाई बलराम, उनकी पत्नी का नाम क्या है? रेवती, ठीक जी। और रेवती रमन, रमन का मतलब होता है पति। रेवती का पति कौन हुआ? रेवती का पति हुआ बलराम। आप देख रहे हो, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान। शब्द किसके लिए फिक्स जा रहा है भाई? शब्द जा रहा है किसी तीसरे के लिए, किसी तीसरे को इंडिकेट कर रहा है, वो होता है बहुव्रीहि समास। सारे भगवानों के नाम बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हैं उनका और बता दूं, मैं बोलती हूं। देखो एक है जैसे कि नंद नंदन, नंद नंदन। अब नंद नंदन, नंद का नंदन कौन था? श्री कृष्ण भगवान, ठीक है जी। नंद का नंदन कौन? श्री कृष्ण भगवान। तो किस में जाएगा? ये बहुव्रीहि में, ये पेपर में आता है भाई। फिर अगला है पद्मासना, पद्मासना। पद्म मतलब होता है कमल, और कमल का जिसका आसन है पद्मासना। देखो कमल के दो आसन हैं, यानी कमल पे दो बैठते हैं, एक तो ब्रह्मा जी कमल पे बैठे नजर आएंगे आपको, और एक लक्ष्मी जी। अगर मैं कहूं पद्मासन तो ब्रह्मा, पद्मासना तो लक्ष्मी, ठीक जी। पद्म है जिनका आसन, पद्मासना कहेंगे तो किसके लिए आ जाएगा भाई? लक्ष्मी। और आपने कई किताबों में उसमें इसमें देखोगे पिक्चर्स में सरस्वती माँ को भी हम किस पे बैठे नजर आते हैं? पद्म पे, तो उनके लिए भी आता है भाई, ठीक है जी। सरस्वती माँ के लिए भी आएगा। अच्छा, फिर ये देखो भाई ऋषिकेश, ये पेपर में आया है, ऋषिकेश, ऋषिकेश। देखो ह के नीचे री है भाई, ऋषिकेश, ये बहुत बार पेपर में आया है। और ऋषिकेश क्या होता है? ऋषिक मतलब होता है भाई इंद्रियों के जो ईश है, ऋषिक, ऋषिक प्लस में ईश, इंद्रियों के जो ईश है, तो कौन है भाई? कृष्ण या विष्णु के लिए कहा जाता है ऋषिकेश। ये भाई पूछा गया है पेपर में, कृष्ण या विष्णु के लिए, ठीक है। एक और देखो विधुशेखर, विधुशेखर। अब आपने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ही करने हैं, बहुव्रीहि समास तो हमें समझ में आएगा। देखो विधु का मतलब होता है चांद, शेखर का मतलब होता है सिर, जिसके सिर पर क्या है? जिसके सिर पर क्या है? चांद है। किसके सिर पर है? शिव। तो विधुशेखर किसके लिए फिक्स हो गया भाई? शिव के लिए। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, कौन? गणेश। एक दंत, कौन? गणेश, ठीक जी भाई। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ लेना भाई, एग्जाम्पल डेफिनेशन तो छोटी सी होती है, वो एग्जाम्पल लिए हैं मैंने आपके लिए जो पेपर में आते हैं। अब इसके बाद आता है भाई द्वंद्व समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं हम, क्योंकि वो योजक चिन्ह देख के। अब मैंने आपको कहा था कि यदि बात बात है, यदि धीरे धीरे है, यदि जल्दी जल्दी है, यदि घर घर है, तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। कभी योजक चिन्ह देखकर आप लगा दो द्वंद्व समास, क्योंकि आपने पहचान बना रखी है कि भाई योजक चिन्ह होगा ना ये वाला। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? माता पिता, ये पढ़ते आ रहे हैं, माता पिता। दाल चावल, दाल चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल। और भाई देखो दादा दादी, मतलब कि इसके हम यही एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हैं और हमारे दिमाग में सेटिंग बैठी हुई है कि भाई बीच में लाइन आ जाए ना, योजक चिन्ह बोलते से वो द्वंद्व समास होगा। परंतु जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है कि अगर लिखा हुआ है घर घर, तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा। ये कौन सा समास होगा? ये अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है जी, अव्ययी भाव समास। तो द्वंद्व समास कौन सा हुआ? जिसमें क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे, इतनी सी डेफिनेशन है बस। दोनों पद प्रधान, ठीक जी। ये 4 समास ही करेंगे भाई हम आज, मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। 4 समास करेंगे आज, फिर हमारे जो 2 रहते हैं ना कर्मधारय तत्पुरुष, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक जी। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। आज इनको और सीख लो बस तुम। दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, सेम नहीं होंगे, प्रधान होंगे। दोनों की वैल्यू, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, माँ की भी घर में चलेगी, पिता की भी घर में चलेगी। दाल भी प्रधान है, चावल भी प्रधान है, दाल भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है,
ठीक जी। और दादा भी प्रधान है, दादी भी प्रधान है, जहां दोनों पद प्रधान होंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, और इसके एग्जाम्पल जैसे आते हैं सुख दुख, सुख दुख, सुख भी प्रधान दुख भी प्रधान। अब एक बात अपनी याद कर लो, और ये मैंने बहुत ही रेयर किसी किताब में देखी होगी भाई, सच्ची बताऊं किसी किताब में मैंने देखा नहीं, हाँ पढ़ पढ़ के हमने निकाल लिया कि भाई ऐसा होता है। एक बात याद रख लेना, जितने भी लिंग बदलो हैं, माता पिता भाई बहन दादा दादी चाचा चाची, जितने भी लिंग बदलो हैं वो सारे के सारे द्वंद्व समास होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी लिंग बदलो होंगे। ठीक जी। फिर यहां देखो भाई, सुख दुख लाभ हानि दिन रात, जितने भी विलोम हैं, दूसरा पॉइंट, जितने भी विलोम हैं वो सारे द्वंद्व समास होंगे। सत्य असत्य धर्म अधर्म। ठीक जी, दो बात होगी। और एक रट्टा जो आपने मार रखा है ना कि भाई योजक चिन्ह नजर आएगा, इससे बात नहीं बनेगी। हो सकता है योजक चिन्ह, पर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, योजक चिन्ह नहीं होगा और वो द्वंद्व समास होगा। और हमने सिर्फ ये सोच रखा भाई योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक जी, ये लिंग बदलो हो गया, जितने सारे लिंग बदलो, दूसरा बदलो। तीसरा मैं आपको कहती हूँ गिनती जो होगी ना, गिनती जो प्रॉपर गिनती होगी वो द्वंद्व समास होती है। कैसे? देखो पहले एक बात बताऊं, माता और पिता, माता पिता का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा बीच में, माता और पिता, और से जोड़ेंगे इसे। दाल चावल के लिए भी दाल और चावल, ठीक है। दादा दादी के लिए भी हम किससे जोड़ेंगे इसे, जब हम इसका विग्रह करेंगे दादा और दादी। लेकिन सुख दुख का करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, या, क्योंकि सुख और दुख इकट्ठा नहीं होगा, या तो सुखी होगा या दुखी होगा। तो ये हम किससे जोड़ेंगे, या से। ठीक जी। अब मैं कह दूं जितनी भी गिनती होती है ना, प्रॉपर गिनती जो होगी हिंदी की, वो सारी भाई द्वंद्व समास होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, एकादश, एकादश गिनती है तो इसका क्या करेंगे विग्रह, एक और 10, एक और 10 किससे जुड़ा, और से जुड़ा, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। मान लो शब्द आता है आपके पास 89, तो क्या होगा, 9 और 80। मान लो पंचदश, 5 और 10, चतुर्दश 4 और 10। ठीक जी। अब मान लो कि बच्चा बोले जी मैडम 9 में बताओ समास। भाई समास उसमें होता है जहां 2-3 जो शब्द इकट्ठे बैठे। अब 9 में है कौन सा, एक ही तो वर्ड है, कौन सा समास होगा इसमें, कोई समास नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई समास नहीं है उसमें। उसके बाद शुरू हो जाएंगे। ठीक जी, वर्ड तो मिलाएं, वर्ड तो बताएं कुछ, कि तभी तो मैं समास उसके अंदर बताऊं। अब एक सिंगल वर्ड दे दिया भाई 3 में बताओ जी समास कौन सा है, 3 में कोई समास नहीं है। ठीक जी, तो कोई होना चाहिए तब। तो आपने एक चीज सीखी, सारे लिंग बदलो द्वंद्व समास, सारे विलोम द्वंद्व समास, और गिनती प्रॉपर आ जाएगी तो वो भी क्या होगा भाई, द्वंद्व समास। अच्छा ये होगी बात। अब एक बात और बताऊं, हमने तो ये रट्टा मारा था ना कि भाई योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा तो द्वंद्व समास होगा, योजक चिन्ह होगा तो द्वंद्व समास। पर देखो ये आपके पेपर में एग्जाम्पल आया हुआ है, देवासुर, ये आया था जी HSSC एग्जाम्पल में। अब बच्चों ने क्या सोचा, देव भगवान भुवन की बात आ गई, बहुब्रीहि पे लगा दिया इसको, देव असुर। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे, देवता और फिर इसका असुर, देवता का उल्टा क्या होता है भाई, असुर। तो यहां पर जो विग्रह हुआ वो हुआ देव या असुर। कितना देख लो कमाल का, कहीं लग रहा है योजक चिन्ह, हम योजक चिन्ह को ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं लग रहा योजक चिन्ह। तो भाई योजक चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास वो होता है जहां दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ऐसी देखो इसका एग्जाम्पल, सत्या सत्य। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे इंटेलिजेंट, वो देखेंगे सत्य सत्य 2 बार आ गया, सेम है, अव्ययी भाव। अरे सत्य सत्य नहीं है, ये है सत्या सत्य। ये जो या का एक डंडा लगा हुआ है ना, इसका बहुत महत्व है। इसका मतलब है सत्य या असत्य, ये है इसका मतलब, सत्य या असत्य। इसी प्रकार से देखो और एग्जाम्पल, धर्मा धर्म, तो इसका क्या हुआ विग्रह, धर्म या अधर्म। समझे भाई, धर्म या अधर्म, कर्मा कर्म, कर्म या कर्म। फिर इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द है, फॉर एग्जाम्पल धक्का मुक्की, ये भी आ जाएगा। तन मन धन,
ये भी आएगा। 2 4, अब देखो अगर शब्द आ जाए आपके पास 2 4, 2 4 और उसमें इस तरीके से योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ये किससे जुड़ेगा? आदि से जुड़ेगा। इसका मतलब है 2 4 आदि। द्वंद्व समास या से जुड़ता है, द्वंद्व समास और से जुड़ता है, द्वंद्व समास आदि से जुड़ता है। ठीक है जी। 2 4 आदि, रुपया पैसा आदि, और नहीं आएगा, रुपया पैसा क्या आएगा जी? आदि। ठीक जी, आज के लिए इतना ही काफी है जी। तो ये हमारे होते हैं 4 समास। हमने अव्ययभाव समास समझ लिया, पहला पद प्रधान, यथा आ जाएगा, प्रति आ जाएगा, स आ जाएगा, नी आ जाएगा, अनु आ जाएगा, आ जाएगा, और दोनों पद सेम अव्ययभाव समास। फिर हमने द्विगु, पहला वर्ड गिनती होगा। फिर हमने पढ़ा बहुव्रीहि, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, तीसरे के लिए फिक्स होगा। फिर आता है भाई द्वंद्व समास, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। ठीक है जी। बाकी हमारा बचता है कर्मधारय और एक बचता है भाई हमारा तत्पुरुष, क्योंकि देखो तत्पुरुष भी थोड़ा लंबा है, उसमें कारक का प्रयोग होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसके अंदर। तो नेक्स्ट जो है अपनी क्लास में पढ़ेंगे अब हम कर्मधारय और तत्पुरुष समास, और उससे अगली वीडियो जो बनेगी वो एचटेट के लिए होगी। ये एचएसएससी स्टाफ नर्स के लिए, एचएसएससी ग्राम सचिव के लिए, ठीक है जी, और एचटेट के लिए तो है क्योंकि उन्हें तो उससे आगे पढ़ना है। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच भाई, पढ़ते रहें और टेंशन ना लेके पढ़ते हुए, हंसी से खुश रहते हुए पढ़ते हुए। जय हिंद भाई।